नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक नए वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मेरे नेक्स्ट वीडियो का मिल सके। तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बिहार बीपीएससी यानी शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसके लिए टीजीटी, पीजीटी यानी 6 क्लास से लेकर 12 तक हिंदी के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। इस वीडियो में आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार के बारे में जानेंगे। इसमें हम आदिकाल के ग्रंथ एवं ग्रंथकार के बारे में समझेंगे, जानेंगे और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन और बिंदु है उसको देखेंगे कि किस कवि को क्या उपाधि दिया गया है, किस कवि के कौन सी रचना है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छा से इसको देखिएगा उतना ज़्यादा स्कोर आपको आएगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार, यानी आदिकाल के जो प्रमुख ग्रंथ हैं और उस जो ग्रंथकार हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहला बिंदु है आदिकाल में बहुत से ग्रंथ अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अवहट आदि भाषाओं में रचे गए थे। यानी आदिकाल में जो है ये सारे भाषाओं में ग्रंथ रचे गए थे, जिसमें जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और अपभ्रंश और अवहट की रचना को शामिल किया गया है, जिसमें रासो काव्य और रासक काव्य आता है। तो हम लोग बारी बारी से सभी पुस्तकों को देखेंगे। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार इस प्रकार हैं। सबसे पहले खुमान रासो है, जिसके रचनाकार दरपति विजय जी हैं। विजयपाल रासो हैं, उसके रचनाकार नरसिंह हैं। विश्वदेव रासो है, इसके रचनाकार नरपति नार हैं। पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचनाकार चंद्रवर दाई हैं। नेक्स्ट है परमार रासो, जिसके रचनाकार जगनिक हैं। आगे है हमीर रासो, जिसके रचनाकार सारंगधर हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास है, जिसके रचनाकार सारीभद्र सूरी है। बुद्धि रास है, जिसके रचनाकार भी सारीभद्र सूरी हैं। चंदन बारा दास है, जिसके रचनाकार आसगु कवि हैं। रेवंत गिरी दास है, जिसके रचनाकार विजय सेन सूरी है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है उसके रचनाकार को मैंने यहाँ समाहित किया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद ढोरा मारूदा दोहा है, जिसके रचनाकार कुशल राव हैं। जयचंद प्रकाश हैं, जिसके रचनाकार भट्ट केदार हैं। जयमयंक जस चंद्रिका है, जिसके रचनाकार मधुकर कवि हैं। कीर्तिदत्ता और कीर्ति पताका है, जिसके रचनाकार विद्यापति हैं और उसी की विद्यापति पदावली भी है, इसके रचनाकार भी विद्यापति हैं। प्रकृत पैंगरम, जिसके रचनाकार विद्याधर सारंगधर हैं। संदेश रास्तक अब्दुल रहमान की रचना है। पाहुल दोहा राम सिंह की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। तो हम लोग बारी बारी से सभी पुस्तकों को देख रहे हैं। नय कुमार चरियु पुष्पदंत की रचना है। पाउम चरियु स्वयंभू का रचना है, जिसे रामायण कहा जाता है। रिट्ठे मणि चरियु स्वयंभू का रचना है। परमात्म प्रकाश जो इंदु की रचना है। और कुछ पुस्तकें हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। योग सागर जो इंदु की रचना है। कुब्रे मारा कहा उद्धतन सूर्य की रचना है। राउलबेर जोड़ कवि की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। श्रवाकाचार्य देवसेन की रचना है। दोहा को सरहप्पा की रचना है। चार्यापद सबरप्पा की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुमारपाल प्रतिबोध सोमपर्व सूर्य का है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूर्य की रचना है। प्रकृत प्रकाश बररुचि की रचना है। खरिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। और रनमर छंद श्रीधर की रचना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो रचना था उसके रचनाकार जो थे उसको हम लोगों ने अच्छे से देखा। अब हम लोग जो है महत्वपूर्ण रचनाएं और उसके रचनाकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहाँ संकलित किया है, और जो एक दो पॉइंट छूट गया है उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर देंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम परीक्षा की दृष्टि से इसको जो है पढ़ा रहे हैं, ताकि परीक्षा की दृष्टि से आपके जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आएंगे उसको जो है आराम से उत्तर दे सकें। इसका पीडीएफ जो है आपको मुहैया करा दिया जाएगा। पीडीएफ का डिज़ाइन किया जा रहा है, थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग चल रहा है।
एक साथ सभी का PDF मर्ज कर दे दिया जाएगा आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जुड़कर कुछ PDF वहाँ दिया हुआ, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं स्वयंभू का आता है। स्वयंभू जो है प्रसिद्ध थोड़ा सा रचनाकार हैं। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पिछले बार जो है पूछा गया था BPSC में। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना जाता है। पाउम चरियू को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। एक एक पॉइंट जो है प्रश्न की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने समाहित किया है। अपभ्रंश में कृंस कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। यानी अपभ्रंश में जो है कृष्ण कथा का आरंभ का श्रेय स्वयंभू को दिया जाता है। तुलसी कृत रामचरितमानस पर स्वयंभू का प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। यानी किसने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है? तो डॉक्टर भयानी एक विद्वान है, वही ने इन्हें कहे हैं। मूलतः जो पाउम चरियू इनकी रचना है वो रामायण है, जिसे आदि के अपभ्रंश का रामायण भी कहा जाता है। पाउम चरियू में 5 कांड तथा 83 संधियां वाले विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू के रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। यहाँ एक कथन देखिए आया, राहुल सांकृत्यायन जो है इनके रामायण जो पाउम चरियू है उसको सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। पाउम चरियू में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। यानी इनके जो राम है वो जैन धर्म के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, उसी के अनुसार ये ग्रंथ रचा गया है। पाउम चरियू को जो है अपभ्रंश का रामायण कहा जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। ये अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसको जाने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पुष्यदत्त जो एक रचनाकार हैं, कवि हैं, उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। अपभ्रंश का भवभूति कहा है। ये स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकार, कवि कुल तिलक आदि उपाधियाँ दी है। स्वयं को ये सारी उपाधियाँ से इन्होंने विभूषित किया है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। ये जो है पुष्पदत्त के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसको हम लोगों ने देखा। अब चंद्रवर दाई जो है नेक्स्ट रचनाकार, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। आप लोग जो 6 से 12 तक तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 6 to 8 में नीचा स्तर रहेगा प्रश्न का, 9 to 10 में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और 11 to 12 में थोड़ा सा सबसे अपर लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन सभी प्रश्न यही सब टॉपिक से रहेंगे। तो आप लोग जितने भी तैयारी हिंदी के कर रहे हैं BPSC का, वो इसको बहुत आराम से देखें और ढंग से इसको पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे। और इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 69 समय या सर्ग है। यहाँ सर्ग को समय कहा गया है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसे चंद्रवर दाई के पुत्र जरहन ने पूरा किया। यानी पृथ्वीराज रासो को जो है चंद्रवर दाई के पुत्र जरहन ने पूरा किया। रामचंद्र शुक्ल का कथन है इसके बारे में। ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जारी है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जारी होगा। ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जारी है, यानी सब जो है अप्रमाणिक ग्रंथ ये मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधु कहते हैं हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवर दाई को ही कहा जा सकता है। आगे के विद्वानों का कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का विचार है पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों के स्तरों पर इसमें निखार कर आया है। बच्चन सिंह कहते हैं यह एक राजनीति महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो इस प्रकार जो है सभी लोगों का अपना अपना मत है।
अब यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन इसे प्रमाणिक, कौन अर्ध प्रमाणिक और कौन अप्रमाणिक माने हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप इसे याद करने का कोशिश आप नहीं करें, सिर्फ 2-4 बार देखिएगा तो हमें लगता है ये आपके ध्यान में आ जाएगा। तो इसको 2-4 बार आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान में आ जाएगा। तो प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज को मानने वाले में मिश्र बंधु हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मोहन राज विष्णुराज पांड्या है, कर्नल टाड है। अर्ध प्रमाणिक में मुन्नी जी विजय है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी है और डॉक्टर दशरथ ओझा है। अप्रमाणिक मानने में डॉक्टर गुजर हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा है, मुंशी देव प्रसाद हैं और कविराज श्यामल दास हैं। तो ये सारे जो है इसे अप्रमाणिक मानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विद्यापति के बारे में जानते हैं। कीर्तिदत्ता को विद्यापति ने स्वयं कहानी कहा है और स्वयं इसकी भाषा को अबहट कहा है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कीर्तिदत्ता की भाषा कैसी है, तो अबहट है। कीर्तिदत्ता को विद्यापति ने स्वयं कहानी कहा है। विद्यापति पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे, पुरुष परीक्षा इनकी ही रचना है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, विद्यापति के गुरु कौन थे। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री इन्हें पंचदेवोपासक माना है, यानी सबका अपना अपना मत है। विद्यापति को मैथिल कोकिला, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, कवि रंजन, खेरन कवि, दशावधान, पंचानन आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। ये बात जो है महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगारी रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की रहर कहा है, यानी विद्यापति के जो पदावली है उसके पदों को नागिन की रहर कहा है। अब रामचंद्र शुक्ल का कथन इनके बारे में है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये जो है डायरेक्ट कथन पूछ देता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे, नेक्स्ट जो पॉइंट है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे हैं विद्यापति के पदों को भी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, किसके लिए प्रयोग किया है रामचंद्र शुक्ल ने, तो विद्यापति के लिए प्रयोग किया है। तो आप लोगों ने इसे देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कवि को देखते हैं। तो कवि आते हैं नेक्स्ट, अमीर खुसरो। खर इकबारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है, आपको पता होना चाहिए। अमीर खुसरो को खरी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम अबुल हसन था और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। अलाउद्दीन खिलजी ने तोताए हिंद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कवियों में राजकुमार तथा राम कुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि कहा है। अब रामचंद्र शुक्ल का कथन है इनके बारे में, उसको देखते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोत्तेजक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ ना कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये जो है सारे कथन अमीर खुसरो के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदयी कवि थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इनकी पहेलियों और मुकरियों प्रसिद्ध है। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। ये सारे कथन रामचंद्र शुक्ल का है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये कथन। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई है, इसमें संदेह नहीं। तो ये सारे कथन जो था खुसरो के संबंध में रामचंद्र शुक्ल था, इसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा ताकि आप जो है इसको और अच्छे से कर पाएँ और ध्यान में बच सके। अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। संदेश रासक में एक वियोगिनी की व्यथा का वर्णन हुआ है। अब्दुल रहमान को संदेश रासक देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हेमचंद्र को प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। बिसर देवदासो प्रधानता श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12मासा वर्णन इसमें मिलता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिसर देवदासो मुख्यतः क्या है, तो श्रृंगारी काव्य है। हिंदी का सर्वप्रथम जो है 12मासा वर्णन कहाँ मिलता है, तो बिसर देवदासो में मिलता है। तो ये सारे कथन जो है महत्वपूर्ण था। अब नेक्स्ट बिंदु है हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में विद्वानों का मत। सभी जो है हिंदी के प्रथम कवि अपने अपने अनुसार माने हैं, तो हम लोग जो है यहाँ कुछ जो है विचारक है उसके जो है अनुसार देखते हैं।
तो शिव श्री सेंगर ने है पुष्पदंत को प्रथम कवि हिंदी का माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने सरिभद्र सूरी को माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है प्रथम हिंदी कवि। रामचंद्र शुक्ल ने स्वयंभू को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। राहुल सांकृत्याय ने सरहप्पा को माना है। तो आप देखें हैं किस प्रकार जो है सभी अपने अपने विचार दिए हैं प्रथम कवि के संबंध में। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि किसे माना है, तो स्वयंभू को माना है। हजारी प्रसाद किसे माना है, तो अब्दुल रहमान को माना है। तो इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग जो है आदिकाल के जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं जो प्रश्न में पूछे दिए जाते हैं कभी कभी, तो इसको भी हम लोग देखते हैं और बाकी जो पंक्तियाँ छूटा हुआ उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। हम लोग जो है सभी चीज़ों को एकदम बारीकी से देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे और छोटे छोटे वीडियो में इसको हम लोग देखते जाएंगे ताकि बोझ ना बन सके। पढ़ाई को हम लोग इंजॉय की तरह पढ़ेंगे, ना कि बोझ की तरह। प्रेशर में जो कोई पढ़ता है तो उसका दिमाग में उतना बातें नहीं अट पाती है। तो हम लोग इसको इंजॉय की तरह पढ़ेंगे, रिलैक्स मूड में इसको पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो पहला पंक्ति है पंडित सर सत बखनाई देहि बुद्धि बसंत न जानई। सरहप्पा की पंक्ति है। आगम वेद पुराने ही पानीय मन मान बहंती, ये कन्हप्पा का पंक्ति है। पहरी ताब न नुहरई गोरी मुहकम्मरस अदिट्टी पुनि उन्नमयी पडियारी चंदस, हेमचंद्र की पंक्ति है। भरा हुआ जुमार या बहनी मारा कंतु, ये हेमचंद्र की पंक्ति है। खंड भाषा पुराणम चा कुरानम कथित मया, ये अब्दुल रहमान की पंक्ति है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, गोरखनाथ की पंक्ति है। पुस्तक जरहन हाथ दय चरी गजन निरपकाज, ये चनवर दाई का पंक्ति है। तो हम लोग जो है पंक्तियों को देख रहे हैं। 12 बरस रव कुक्कर जीवय आरु 13 रव जिये सियार, ये जगनिक की पंक्ति है। जेहार मिसकी मकुन तगा फूल दुराय नैना बनाए बतिया, अमीर खुसरो की पंक्ति है। सुनी सेज डरावन रागय बिरह अगिन मोहि डस डस जाए, अमीर खुसरो की पंक्ति है। मोरा जोबना, यहाँ मिस प्रेजेंट हुआ, मोरा जोबना नवेरा भयो है गुरार, अमीर खुसरो की पंक्ति है। देसिर बनना सबजन मिठा ते तैसन सन जपहु अभट्ठा, ये विद्यापति की पंक्ति है। बर कौसर सुत राधे किन्नर कन्हाई रोचन आधे, ये विद्यापति की पंक्ति है। तो ये पंक्तियों को आप 1 2 4 बार देख लीजिएगा तो हमें लगता है ये पंक्तियाँ जो है आपके जहन में आ जाएगी। और ये सारे जो पॉइंट है उसको आप 1 2 बार अभ्यास कर लीजिएगा तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और ये रचनाएं जो है आपको 2 4 बार पढ़ना ही होगा, क्योंकि कुछ कुछ रचनाएं जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये से आप जो है आराम से देखिए 3 4 बार और याद करने की कोशिश कीजिए। पढ़िएगा तो दिमाग में बैठता जाएगा। तो आप लोग उससे 1 2 बार पढ़िएगा। आगे जो है हम लोग जो है MCQ को देखेंगे। इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण MCQ है जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पहला प्रश्न है विद्यापति कृत कीर्तिरता की किस भाषा की रचना है। विद्यापति कृत कीर्तिरता किस भाषा की रचना है आपको बतानी है। 5 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प खा हो जाएगा, अभट्ट भाषा की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। BPSC के अनुसार 5 विकल्प बनाया गया है ताकि आप जो है अभ्यास अच्छे से कर पाएँ। तो ये जो है विद्यापति को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह विचार किसका है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह विचार किसका है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो ऊपर में हम लोग इसका पढ़े हैं, तो इसका सही जवाब विकल्प ग हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है। ये सारे प्रश्न पिछले बार नेट और BPSC में पूछा जा चुका है, वहीं से मैंने प्रश्नों को उठाया है। तो आप लोग जो है ये प्रश्न को जरूर देखें, क्योंकि आगे के एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आपकी तैयारी जो है PGT TGT और नेट लेवल की जा रही है। तो जो नेट और EMRS PGT का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। ये जो तैयारी है बहुत हाई लेवल का किया जा रहा है। तो
जो है इसको अच्छे से देखें। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का महाकवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा, विद्यापति की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बीपीएससी का प्रश्न है, स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, पंक्ति है, किसका पंक्ति है आपको बताना है। पहली ताब न अनुहरई गोरी मुकरमस अदिति पुनि उन्मयी पंडियारी चंदस। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है आपको बताना है। तो इसका जो सही हो जाएगा विकल्प खा हो जाएगा, हेमचंद की ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, इनमें से किन जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। हमें पता है इसका आप लोग सही जवाब दे पाइएगा क्योंकि ऊपर में पढ़े हैं आप। तो इसका सही आंसर विकल्प खा हो जाएगा, स्वयंभू को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया था, तो आप लोग इसका अच्छे से जवाब दे पाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? कौन सा रासो ग्रंथ जो है छंदों का अजायब घर कहलाता है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। ये प्रश्न जो है पिछले बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्पों का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प वह हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये बातें जो है विद्यापति के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल करते हैं, जबकि विद्यापति विकल्प में नहीं है। 3 में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 11वां प्रश्न देखते हैं। खुसरो की रचना खड़गबारी वस्तुतः है, क्या है आपको बताना है। खुसरो की रचना खड़गबारी जो है वस्तुतः है, क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि खुसरो की रचना जो खड़गबारी है वह शब्दकोश है, जबकि यहाँ पे विकल्प नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न और टॉपिक जो है आदिकाल के ग्रंथ और ग्रंथकाल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न था, तो उसको मैंने यहाँ करवा दिया है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से देखिए, और पीडीएफ जो है आगे आपको बताया जाएगा कि पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है। ये जो है एक जगह जो है समाहित किया जा रहा है, तो आप लोग इसको दे दिया जाएगा कुछ दिन के बाद, 2-4-5 दिन के बाद। तो आप लोग इसको अच्छे से करते जाइएगा, अभ्यास करते जाइएगा, और बाकी जो है प्रैक्टिस सेट में जो भाग छूट गया है उसको हम लोग देख लेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग यूँ ही वीडियो पर बने रहें और वीडियो देखते रहें। मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है जिसके आप लोग मांग करते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 72 61 81 53 07। इस पर आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल कीजिएगा तो कॉल नहीं हम उठा सकते क्योंकि बहुत सारे कॉल आने लगे हैं। तो व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन बटन दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो ऐसा ही सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो देखते रहें और अभ्यास में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही सहयोग बनाए रखें।